Hello, this is me Dimple Jain. Welcome back to VSM Learner. In this video, we are going to learn about the kingdom Protista, and in my previous video, we have already discussed about the Monera. Now, in the description, you will find the links to both the videos, the Monera Part 1 and the Monera Part 2. Now we are heading towards the Protista kingdom, which is the second kingdom classified by R.H. Whitaker. Now what we are going to study in this is the habitat of Protista, cellular structure, reproduction, nutrition, and the classification of Protista. Okay, so now we are heading towards the habitat of Protista, but before that, let's learn what's the meaning of the word Protista. So it's a Greek word, and it means the very first. By very first, we mean that the very first eukaryotic organisms. Scientists speculated that the Protista, these are the first eukaryotic organisms, and they are very much linked with the plants and animals. So yes, the very first means the very first eukaryotic organisms. Now this kingdom comprises unicellular eukaryotes. We are moving towards a higher level. In Monera, we discussed about the prokaryotic organisms. Now we are learning about the eukaryotes, and within the eukaryotes, we are learning only unicellular eukaryotes under the kingdom Protista. About the habitats, तो ये आपको सिर्फ पानी में मिलते हैं ज़्यादातर, या फिर उन जगह पे जो थोड़ी सी मॉइस्ट हों, वेट हों, ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि ये पैरासाइटिक होते हैं, तो ये आपको ह्यूमन बॉडी में मिल सकते हैं बहुत आसानी से. तो बहुत से पैरासाइटिक प्रोटिस्टा होते हैं जो ह्यूमन की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. अगर मैं इनके सेल्यूलर स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है कि यूकैरियोटिक हैं, तो इनके पास जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही वेल डिफाइंड है. इनके पास बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होंगे जो मेम्ब्रेन बाउंड होंगे. तो ये तो बेसिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स हैं, जो कि प्रोकैरियोट्स के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, और ये एडवांस्ड हैं. लेकिन इनमें जो एक बात और हमें समझनी है कि कुछ प्रोटिस्टा मोटाइल होते हैं, यानी कि वो मूव कर सकते हैं. दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और उसके लिए उनके पास स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सीलिया या फिर फ्लैजेला. ना ये दोनों ही हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सीलिया यूजुअली स्मॉल होते हैं लेंथ में, और फ्लैजेला लंबे होते हैं. क्योंकि सीलिया छोटे होते हैं अपने साइज में, तो जिस ऑर्गेनिज्म में सीलिया प्रेजेंट होते हैं उनमें हजारों की संख्या में सीलिया प्रेजेंट रहते हैं. नाउ अगर मैं फ्लैजेला की बात करूं, तो वो 3 to 4 फ्लैजेला मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम बता रही हूँ, यूजुअली आपको 1 या 2 ही दिखेंगे, तो इतनी ही फ्लैजेला किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं. नाउ सीलिया और फ्लैजेला के अलावा हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो आपको आगे क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ेंगे तब मैं एक बार फिर से रिमाइंड करवाऊंगी इस टर्म के बारे में. लेकिन अभी समझ लेते हैं कि बहुत से ऐसे प्रोटिस्टा हैं जिनके पास सीलिया या फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है, पर फिर भी वो मूव करते हैं. वो करते हैं स्यूडोपोडिया की मदद से. यस, स्यूडोपोडिया. स्यूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट, ठीक है. स्यूडो मतलब फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीट और लेग्स, तो इनके नकली पांव एक तरीके से. अब ये क्या करते हैं? अपने ही सेल मेम्ब्रेन से एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं जिसे हम स्यूडोपोडिया कहते हैं, और उनकी मदद से ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ये मूव करते हैं, ठीक है. तो इनकी इस वजह से, इनकी इस जो करेक्टर है, स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन करने का जो करेक्टर है, इस वजह से इनकी बॉडी कभी भी एक रेगुलर शेप में नहीं रहती. इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है एमोइबा. एमोइबा की बॉडी कभी भी आपको रेगुलर नहीं दिखेगी. आप जब भी पढ़ेंगे उसकी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही होती है कि उनकी बॉडी इज इर्रेगुलर, राइट. तो वो इस कैरेक्टरिस्टिक या इस एक्शन की वजह से है कि वो स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करते रहते हैं टाइम टू टाइम, जैसी उनकी जरूरत होती है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स देयर रिप्रोडक्शन. तो इनमें जो आपका रिप्रोडक्शन होता है, ये
बहुत एडवांस है इन कंपैरिजन टू मोनेरा। आपको इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही देखने को मिलेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वही सारे प्रोसेसेस हैं, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, स्पोरुलेशन, बडिंग, सिस्ट फॉर्मेशन, और ये सब आपको, जैसे मैंने आपको मोनेरा में कहा था, ये सब ही आपको मेरे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स की वीडियो में मिल जाएंगे। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें बहुत ही प्रॉपर वे में होता है और आई कैन से कि यहाँ ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो अगर आपने मेरी मोनेरा की वीडियो देखी है तो आपको समझ आ गया होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां पे हमें फॉल्स देखने को मिलता है, या हम उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ट्रू नहीं मानते क्योंकि वहां पे गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि वहां जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है, राइट। वहां पे फर्टिलाइजेशन का कोई प्रोसेस नहीं होता है। क्योंकि ये प्रोसेसेस ही नहीं हो रहे हैं तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है गैमीट्स का, यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन भी होगा, तो प्रॉपर प्रोसेस के साथ इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। टॉपिक दैट इज द न्यूट्रिशन इन प्रोटिस्टा। नाउ nutrition is very basic in these kinds of organisms. They are autotrophs as well as heterotrophs. So nutrition में कुछ भी एडवांस देखने को ऐसा नहीं था इनके बीच में। इनमें ऑटोट्रॉप्स भी हैं, हेटेरोट्रॉप्स भी आपको मिलेंगे। नाउ जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो मोस्टली सेम फोटोसिंथेटिक या कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक का मतलब होता है जो अपना खाना लाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं, और कीमोसिंथेटिक का मतलब होता है जो अपना खाना केमिकल रिएक्शंस के हेल्प से बनाते हैं, राइट। ये चीज मैंने आपको पहले भी मोनेरा के स्लाइड में समझाई है, एंड अगर आपको और डिटेल में समझनी है सो यू कैन हेड टुवर्ड्स दैट मोनेरा पार्ट फर्स्ट वीडियो, जिसका लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सो यू विल फाइंड द लिंक देयर। नाउ हेटेरोट्रॉप्स में बहुत से ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होंगे जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एग्जिबिट करते हैं, बहुत ऐसे होंगे जो पैरासाइटिक हैं। नाउ सिम्बायोसिस का मतलब होता है जब दो ऑर्गेनिजम्स म्यूचुअली एक दूसरे के साथ सरवाइव करने के लिए रेडी होते हैं, यानी कि दोनों ही ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं और वो सरवाइव करते हैं, ठीक है। दैट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नाउ पैरासाइट्स का मतलब होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड होता है अपने खाने के लिए। तो जो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं पैरासिटिक प्रोटिस्टा के बारे में, ये वो होंगे जो हमें डिजीज कॉज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ट्राइपैनोसोमा। नाउ बहुत से ऐसे प्रोटिस्टा होते हैं जो फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस से अपना खाना लेते हैं। नाउ व्हाट इज फेगोसाइटोसिस? सो हमने पढ़ा था कि अमोएबा के पास स्यूडोपोडिया होता है, राइट, जो क्या होते हैं, फॉल्स लेग्स। तो ये जो फॉल्स लेग्स होते हैं ये वो अपने सेल मेम्ब्रेन से ही डेवलप करते हैं टाइम टू टाइम। अब जब उन्हें खाना खाना होता है तब वो उस स्यूडोपोडिया को, यानी उस लेग्स को, फॉल्स फॉर्मेशन जो करते हैं वो उसकी फॉर्मेशन करते हैं फॉल्स लेग्स की, और उस पर्टिकुलर फूड के चारों तरफ अपने आप के उन लेग्स को एनसर्कल कर लेते हैं। इस तरीके से वो उस फूड को एनगल्फ करते हैं और फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फाइन। तो वो जो प्रोसेस होता है दैट इज फेगोसाइटोसिस, अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म एनगल्फ्स द प्रे एंड एब्जॉर्ब्स इट is known as phagocytosis। अब ये आपको ज्यादातर अमोएबा में देखने को मिलेगा। Now we are moving towards the brief topic of this video, that is the classification of Protista। ये बहुत important है कि मैंने ये जो पर्टिकुलर पेज है वो इस वीडियो में क्यों ऐड किया है ये जान लेना। ये आपकी 11th क्लास की अगर मैं बात करती हूँ, बिकॉज द टॉपिक वी आर ऑलरेडी स्टडिंग वो 11th क्लास का है और वो सीबीएसई के टॉपिक, सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आपकी 11th क्लास की बुक में ऑफ कोर्स इतना डिटेल में क्लासिफिकेशन नहीं है, बट व्हाई आई एम राइटिंग ओवर हियर इज बिकॉज मुझे लगता है कि वो स्टूडेंट्स जिनको टेक्सोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट है, जैसे कि मैं हुआ करती थी, सो ऑफ कोर्स मुझे हमेशा से क्लासिफिकेशन जानने की हमेशा इच्छा रहती थी कि हमारा जो किंगडम है वो फाइला में डिवाइड तो हुआ पर उसके पीछे क्या क्राइटेरिया था।
तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि किस क्राइटेरिया के बेसिस पे जो हमारा किंगडम प्रोटेस्टा है उसको फिर डिफरेंट फाइला में डिवाइड किया गया। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड, ऑब्वियसली नेक्स्ट पेज से हम लोग वही चीज पढ़ रहे हैं जो आपके बुक में ऑलरेडी मेंशन है, पर हम कुछ और नाम से पढ़ेंगे ताकि थोड़ा और डिटेल में हम समझ पाए ये जो पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसको। ना जो पहला क्राइटेरिया उन्होंने लिया वो ये था कि हेटेरोट्रॉप्स विद नो परमानेंट लोकोमोटर अपैरेटस। ठीक है, तो इस जो कैटेगरी है इसमें वो उन्हें डालने वाले थे जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एग्जिबिट कर रहे हैं, दूसरा जिनके पास परमानेंट लोकोमोटर अपैरेटस नहीं है। ठीक है, परमानेंट मतलब हमेशा के लिए नहीं है। ठीक है, तो उनके पास कोई लोकोमोटर अपैरेटस नहीं है, विच मीन सीलिया एंड फ्लैजिला, क्योंकि हम स्यूडोपोडिया को लोकोमोटर अपैरेटस नहीं कहते, वो हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर कह सकते हैं जो कुछ के पास है। ठीक है, सो परमानेंट लोकोमोटर अपैरेटस का ना होना मतलब कि उनके पास सीलिया और फ्लैजिला नहीं होना चाहिए। इसके अंदर जो कुछ फाइला मैंने यहाँ लिखे हैं, मैंने भी यहाँ शायद सारे नहीं लिखे हैं, कुछ ही लिखे हैं। जो लिखे हैं वो है राइजोपोडा, एक्टिनोपोडा, फोरामीनाफेरा। फाइन, ना यहाँ पे जो भी रेड में लिखे गए हैं ये वो फाइला हैं जो आपके बुक में मेंशन है। यस, नाउ राइजोपोडा में आते हैं आपके एमोबॉइड प्रोटोजोअन्स। यस, जो आपके पास आई गेस 4th या 5th कैटेगरी होगी प्रोटोजोअन, उसी के अंदर है राइजोपोडा के बारे में। नेक्स्ट वी आर हैविंग फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्टा, इसके अंदर आते हैं पायरोफाइटा, यूक्लिनोफाइटा, क्राइसोफाइटा, रोडोफाइटा, फेओफाइटा एंड क्लोरोफाइटा। अब यहाँ पे जो पायरोफाइटा है इसमें आता है डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनोफाइटा नाम से पता चल रहा है यूग्लिना, एंड क्राइसोफाइटा डाईएटम्स और जो गोल्डन एल्गे के बारे में है जो आपकी बुक में ऑलरेडी क्राइसोफाइटा के नेम से ही है। नेक्स्ट हेटेरोट्रॉप्स विद फ्लैजिला। ठीक है, मतलब कि ये भी हेटेरोट्रॉप होंगे पर इनके पास फ्लैजिला होना चाहिए, बहुत स्पेसिफिक है ये यहाँ पे। तो यहाँ पे आता है सार्कोमैस्टिकोफोरा एंड सीलियोफोरा। सार्कोमैस्टिकोफोरा में वो होते हैं जिनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट हो, तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के नाम से ये एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी मेंशन होंगे। सीलियोफोरा यानी कि सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। नाउ नॉन मोटाइल स्पोर फॉर्मर्स। ठीक है, नॉन मोटाइल मूव नहीं कर सकते पर इनका रिप्रोडक्शन स्पोर के फॉर्मेशन के साथ ही होगा। तो इसमें आते हैं आपके पास एपीकॉम्प्लेक्सा जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रोटोजोअन्स के बारे में, स्पोरोजोअन्स के बारे में। ठीक है, पढ़ लेंगे धीरे धीरे करके सारे। नेक्स्ट हेटेरोट्रॉपिक विद रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्लियर है। रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी का मतलब कि वो मूव तो कर सकते हैं बट या तो बहुत धीरे या फिर रेयरली। ठीक है, उनकी मोबिलिटी उतनी भी एडवांस नहीं है जैसे कि फ्लैजिलेटेड वालों के पास है या सीलिएटेड वालों के पास हो, बट दे कैन मूव। तो इसमें आते हैं ओमाइकॉर्टा, एक्रिसियोमाइकॉर्टा एंड मिक्सोमाइकॉर्टा। अब एक्रिसियोमाइकॉर्टा एंड मिक्सोमाइकॉर्टा में आते हैं आपके स्लाइम मोल्ड्स, जो एक अलग से कैटेगरी ऑलरेडी आपके बुक में मेंशन होगी। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटेस्टा। नाउ अब हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ इन कैटेगरीज के बारे में जो ऑलरेडी मैंने रेड से मेंशन कर रखे हैं। सो द वेरी फर्स्ट कैटेगरी इज क्राइसोफाइटा, जिसमें डाई एटम्स और गोल्डन एल्गे आते हैं। डाई एटम्स और गोल्डन एल्गे, डाई एटम्स ऐसे दिखते हैं, लुक हाउ ब्यूटिफुल। अब कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यूनिसेल्युलर है या मल्टीसेल्युलर है, तो ये जो क्राइसोफाइटा होते हैं ये सब यूनिसेल्युलर होते हैं। ठीक है, बट ये सॉलिटरी भी हो सकते हैं और ये कॉलोनीज में रह सकते हैं। सॉलिटरी होते तो ऐसे नहीं दिखते, फिर वो माइक्रोस्कोपिक में होते हैं। अब ये क्योंकि कॉलोनीज में है और जब भी ये कॉलोनीज में होते हैं ये डिफरेंट शेप्स डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें से ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल शेप है, स्टार शेप डायटम हम लोग इसे कहते हैं। तो ये कॉलोनीज में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसीलिए आपको ये इस तरीके से दिख रहे हैं। नाउ ये आपको फ्रेश और मराइन एनवायरनमेंट यानी कि फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में ही आपको मिल सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, सेल वॉल्स 2 थिन ओवरलैपिंग शेल से बनी हुई होती है। कैसी, देखिए
थोड़ा ध्यान से देखना कि ये जो आपके पास ऑलरेडी डाई एटम का जो अपर शेल है ना वो अलग है और जो लोअर शेल है वो अलग है। इनको कुछ कुछ पाइप्स के स्ट्रक्चर ने ज्वाइन कर रखा है, तो ये इस तरीके से ही एग्जिस्ट करते हैं। यूनिसेल्युलर भी ऐसे ही होते हैं। तो ओवरलैपिंग शेल्स हम इन्हें कहते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ फिट हो रखे हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं आपका सोप बॉक्स, ठीक है, जिसमें आप साबुन रखते होंगे, वो जो बॉक्स जैसा होता है ना, हम सिर्फ फिट करते हैं उनके दो ढक्कन को, तो बिल्कुल इसी तरीके से इनके जो शेल्स होते हैं ये सिर्फ फिट हो सकते हैं। नाउ इनके वॉल्स इनडिस्ट्रक्टेबल हैं, यानी कि इनके वॉल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि उनमें सिलिका प्रेजेंट है। नाउ इनकी वॉल्स की एक और जो चीज होती है जो हमारे नेचर में या हम लोग इकोनॉमिकली यूज करते हैं, वो ये होता है कि इनका जो सिलिका होता है ना, ये टाइम टू टाइम डिपोजिट होता रहता है सी के में या फिर फ्रेश या मरीन इकोसिस्टम में, ये टाइम टू टाइम डिपोजिट होता रहता है। और क्योंकि सिलिका है तो वो जो डिपोजिट हो जाता है, जो डाई एटम्स के वजह से डिपोजिट हो रहा है, उसको बाद में इकोनॉमिक यूज में लिया जाता है, पॉलिशिंग के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो दिस इज नोन एज डाई एटमोशियस अर्थ, ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि डाई एटम ने अर्थ पे कुछ एक ऐसी चीज भी छोड़ी है बिफोर डाइंग या फिर अपने लाइफ के सर्वाइवल के टाइम, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं डाई एटमोशियस अर्थ। और इसमें क्या होता है, ये सिलिका को ही लेफ्ट ओवर छोड़ के चले जाते हैं और फिर हम उस सिलिका को इकोनॉमिकली यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पायरोफाइटा। पायरोफाइटा मतलब डाइनोफ्लैजिलेट्स। मैंने आपको कहा था आपकी बुक में डाइनोफ्लैजिलेट्स के नाम से है, पर क्योंकि ये पायरोफाइटा फाइला में आता है तो मैंने यहाँ स्पेसिफिकली पायरोफाइटा ही लिखा है। नाउ ये आपको मरीन इन्वायरमेंट में मिलेंगे, यानी कि फ्रेश वाटर हैबिटाट में नहीं मिलते, फोटोसिंथेटिक है नेचर में। अब इनकी जो सबसे अलग बात है वो ये होती है कि पिगमेंटेड होते हैं। इनकी बॉडीज में पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो आपको रेड, ग्रीन, येलो, ब्राउन बहुत डिफरेंट कलर्स में दिखेंगे, ठीक है। अब अगर मैं एक रेड डाइनोफ्लैजिलेट की बात करूं जिसमें रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो वो कई बार, ठीक है, बहुत बहुत बार एक्चुअली कहूं तो बहुत ज्यादा रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है वो डाइनोफ्लैजिलेट, जिसके वजह से वो समुद्र को रेड अपीयर करवाता है। कैसा, देख लेते हैं। ये तो है डाइनोफ्लैजिलेट, माइक्रोस्कोपिक ऐसे दिखते हैं। नेक्स्ट, अगर ये बहुत ज्यादा रैपिड मल्टीप्लाई करे तो सी कैसा दिखेगा? तो सी आपका कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए, ये रेड सी है, ये डाइनोफ्लैजिलेट्स की वजह से हो रहा है। डाइनोफ्लैजिलेट्स जितना ज्यादा वो मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो कलर वैसा टर्न होता चला जाता है। नाउ ये हार्मफुल भी है। ये जो कंडीशन है सी की, ये बाकी एक्वेटिक एनिमल्स के लिए हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा बैक्टीरिया उतने ज्यादा टॉक्सिन्स रिलीज होंगे। नॉट बैक्टीरिया, जितने ज्यादा प्रोटिस्टा उतने ज्यादा टॉक्सिन्स रिलीज होंगे, और जितना ज्यादा टॉक्सिन होंगे उतने ही एक्वेटिक एनिमल्स जो दूसरे हैं उनको सरवाइव करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। नाउ इनके जो सेल वॉल होते हैं उनपे प्लेट्स होती हैं, ठीक है, और बहुत सारे डाइनोफ्लैजिलेट्स ऐसे होते हैं जिनके पास 2 फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये पायरोफाइटा यानी डाइनोफ्लैजिलेट के बारे में कुछ बेसिक सी डिटेल्स थी। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू यूग्लेनोफाइटा, जिसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल यूग्लिना ही है। ये फ्रेश वाटर इनहेबिटेंट है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों ही है, मतलब ऑटोट्रॉपिक भी और हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकता है ये। नाउ सेल वॉल नहीं होता इनके पास, इनके पास एक प्रोटीन का लेयर होता है जिसे पेलिकल कहा जाता है, ठीक है, और उनसे ही इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। तो आप अगर कभी भी यूग्लिना को माइक्रोस्कोप पे देखेंगे या आप उनका कोई फिगर देखेंगे, डायग्राम देखेंगे, तो आपको खुद भी फील होगा कि वो कितने फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, राइट। वो कहीं पे भी टर्न कर सकते हैं, वो कैसे भी रह सकते हैं। तो वो होता है क्योंकि उनके पास पेलिकल है, ठीक है। नेक्स्ट, जो पिगमेंट्स होती है यूग्लिना में जो पिगमेंट्स पाए गए हैं उनसे ये जरूर पता लगा था कि ये कुछ हायर प्लांट से कनेक्ट करते हैं। तो एक टाइम ऐसा भी था जब यूग्लिना के क्लासिफिकेशन में बहुत ज्यादा डाउट्स भी थे कि इसको कहाँ रखना चाहिए। तो कुछ पिगमेंट्स हायर प्लांट्स के भी होते हैं इसमें। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू एक्रासियोमाइकोइटा एंड मिक्सोमाइकोइटा। अगर मैं बात करूं नॉर्मली तो स्लाइम मोल्ड्स के बारे में,
ठीक है, जो कि सेप्रोफाइटिक होते हैं। इनके बारे में ज्यादा कोई डिटेल नहीं है आपके पास, वो ये बस इतनी सी बात है कि ये फेवरेबल कंडीशंस में ना एक एग्रीगेशन बना लेते हैं जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, और जब वो अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो उस प्लाज्मोडियम के अंदर स्पोरुलेशन हो जाता है। तो इनका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इज डिफरेंट तो इनका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इज क्वाइट डिफरेंट। ठीक है, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू दी प्रोटोजोअन्स। अब इसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट वो मिलेंगे। प्रोटोजोअन्स को ऑलरेडी हम लोगों ने 4 सब फाइला में डिवाइड किया, राइजोपोडा, सर्कोमेस्टिकोफोरा, और 2 नेक्स्ट पे मिलेंगे आपको। राइजोपोडा में अमाइबा है, तो उसी के बारे में सारी चीजें हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर होता है, सी वाटर होता है, और सॉइल इनहेबिटेंट होता है। एक तरीके से आपको अमाइबा कहीं पे भी यूजुअली मिल जाएगा, बट एक्वेटिक होना चाहिए या मॉइस्ट प्लेस होनी चाहिए। पैरासाइटिक है नेचर में, और ये अपना फूड कैसे कैप्चर करते हैं और मूवमेंट किसकी मदद से करते हैं, स्यूडोपोडिया, जो हमने ऑलरेडी भी पहले पढ़ रखा है। सर्कोमेस्टिकोफोरा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, तो इनके पास फ्लैजिला तो होगा ही होगा। फ्री लिविंग और पैरासाइटिक दोनों होते हैं। ठीक है, मतलब कि कई ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ पैरासाइट हो, ये पैरासिटिक हो सकते हैं, ये चाहे तो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, यानी इन्हें किसी होस्ट की परमानेंटली जरूरत नहीं है। ठीक है, कई ऐसे होते हैं जो बिना होस्ट के सरवाइव ही नहीं कर सकते, ये ऐसे तो नहीं होते हैं। दे कैन बी फ्री लिविंग और दे कैन बी पैरासाइटिक। पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है, क्योंकि पैरासाइटिक है तो पैथोजेनिक तो होंगे। अब ये इनके जो एक कॉमन एग्जांपल है वो है ट्राइपैनोजोन्स। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू सीलियोफोरा, सीलिएटेड प्रोटोजोआ। अब सीलिएटेड है तो सीलिया इनमें होगा, तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेने का तरीका है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। इनके बॉडी में एक कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अज्यूम कि इनकी जो बॉडी है उसकी कैविटी ऐसी है, ठीक है, और इसके बाहर सीलिया प्रेजेंट है। तो वाटर के मूवमेंट के वजह से सीलिया जितने भी फूड पार्टिकल होती है ना उसको इस माउथ के पास लाती रहती है। इनकी बॉडी उस फूड पार्टिकल को एनगल्फ करती रहती है। तो इनका जो तरीका है मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, उसमें सीलिया का बहुत जरूरत है। ठीक है, तो सीलिया सिर्फ मूवमेंट में नहीं, उनको खाना लेने में या न्यूट्रिशन लेने में भी हेल्प करती है। नाउ लास्ट वी हैव एपीकॉम्प्लेक्सा स्पोरोजोअन्स। ठीक है, और इनके बारे में जो सबसे डिफरेंट चीज है वो यही है। सबसे पहली चीज, ये पैरासाइटिक होंगे। दूसरी चीज, इनके लाइफ साइकिल में एक ऐसी स्टेज आती है जो पैरासाइटिक होती है या जो इन्फेक्शियस स्पोर प्रोड्यूस करती है। इस वजह से ये पैरासाइटिक है। इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। तो जब आप मेरे अगले किसी भी वीडियो में आई विल बी पोस्टिंग की मलेरिया या प्लाज्मोडियम का एक लाइफ साइकिल, तो उसमें आपको समझ आएगा कि यस, प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में एक ऐसा स्टेज आता है जब वो सिर्फ इन्फेक्शियस स्पोर प्रोड्यूस करता है, और उसी स्टेज की वजह से ये पैरासाइटिक हो जाते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है, फॉर योर इंफॉर्मेशन। सो यस, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में एक ऐसा स्टेज है जहां पे वो इन्फेक्शियस स्पोर प्रोड्यूस करता है और उस स्पोर की मदद से ही मलेरिया कॉज होता है। सो दिस इज इट फॉर दी आपके इस वीडियो के लिए। दिस इज द एंड फॉर दिस वीडियो, एंड next we will meet in our next video. Till then, thank you.